हाय, मेरा नाम सुदर्शन है और मैं भी आप ही की तरह एक इंडियन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस साल की 26 तारीख को अपना 74th गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। सिविक्स की क्लास में हम सब ने पढ़ा था कि ये दिन हम इंडियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर 2 साल 11 महीने और 17 दिन में ड्राफ्ट हुआ था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 से पूरे देश पर लागू हुआ। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा कागज पर ही सही पर एक भारतीय का अधिकार बन गए। लेकिन इस संविधान के होते हुए भी एक चीज है जो आज तक नहीं बदली। कई लोग मानते हैं कि कास्ट इज द पास्ट, यानी कि जाति कल की बात है, एंड दैट्स नॉट ट्रू। और आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्यों इंडिया कास्ट सिस्टम से आजाद नहीं हो पा रहा है। कास्ट फ्री इंडिया क्या एक पॉसिबिलिटी भी है नहीं? जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। Religion is for man and not man for religion. For getting human treatment, convert yourself. Convert to getting organized. Convert to becoming strong. Convert for securing equality. Convert to getting liberty. ये शब्द 31 मई 1936 को प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे में ऑर्गेनाइज हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार कॉन्फ्रेंस में गूंज रहे थे। 20 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ मिलकर नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धिज्म को अपना लिया। उनके हिसाब से जाति व्यवस्था आजादी के बीच में खड़ा एक ऑब्स्टेकल है और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना ही दलित कम्युनिटी के लिए 1000 सालों से चलते आ रहे कास्ट सिस्टम को डिनाउंस करके इक्वालिटी हासिल करने का एक इफेक्टिव ऑप्शन था। इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम एक काले धब्बे की तरह जिसे मिटाने की कोशिश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उनके बारे में बात करने से पहले चलो एक बार देख लेते हैं कि कास्ट सिस्टम आखिर कहां से ओरिजिनेट हुई और किस हद तक उसे प्रैक्टिस किया जाता है। 3000 से भी ज्यादा कास्ट और 25,000 से भी ज्यादा सब कास्ट इंडिया में मौजूद है। लेकिन ये ओरिजिनेट कहां से हुई, ये सवाल पूछते ही कई सारी थ्योरी सामने आना शुरू हो जाती है। कास्ट ये शब्द 16th सेंचुरी में स्पेनिश और पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से डिराइव किया गया था, लेकिन इसका ओरिजिन ऋग्वेदा पर जाकर रुकता है जिसमें 4 अलग वर्णों को डिस्क्राइब किया गया है। 1000 साल पहले लिखे गए इस एंशिएंट स्क्रिप्चर के हिसाब से वर्ण सिस्टम की शुरुआत होती है लॉर्ड ब्रह्मा से। ऐसा लिखा गया है कि सारे देवों ने मिलकर इस प्राइमल पुरुषा को सैक्रिफाइस करके वर्णास को जन्म दिया था। उनके डिवाइन हेड से ब्राह्मण बने, उनके आर्म से क्षत्रिय, उनकी थाई यानी जंघाओं से वैश्य और उनके फीट से शुद्ध। इन 4 वर्ण का रोल अलग अलग हुआ करता था। ब्राह्मण वर्ण में ज्यादातर स्कॉलर्स और प्रीस्ट हुआ करते थे। क्षत्रिय को वॉरियर कास्ट माना गया जिसमें किंग्स और रूलर्स भी हुआ करते थे। वैश्यास को मर्चेंट या ट्रेडर कास्ट माना गया, दे वर मोस्टली बिजनेसमैन। और इन 3 वर्णों को सर्व करने के लिए चौथा वर्ण था शूद्र का, दे वर मोस्टली आर्टिजन्स, पेजेंट्स, लेबरर्स एटसेट्रा। इन चारों के अलावा एक ऐसा क्लास था जिन्हें लोएस्ट ऑफ ऑल माना जाता था, दे वर अनटचेबल कास्ट्स known as दलित्स। ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी में एक डायलॉग था, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। Well, he did it way better, but हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में वर्ण सिस्टम भी कुछ इसी तरह चलती थी। यानी अगर किसी रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स एक्वायर कर लिए किसी ने तो वो भी इंसान क्षत्रिय या ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन वैदिक पीरियड जैसे जैसे खत्म होने लगा वैसे वैसे वर्ण सिस्टम का डिक्लाइन शुरू हो गया। ब्राह्मण अपनी नॉलेज की वजह से एरोगेंट होने लग गए। जहां उन्हें सिर्फ मिली हुई भिक्षा और दक्षिणा से ही सेटिस्फाई होना चाहिए था, वहां वो अपने सुपीरियर नेचर के दम पर कैपिटलाइज करने लग गए, यानी पैसों के लिए काम करने लग गए। क्षत्रिय यानी कि किंग्स और रूलर्स, इनके पोजीशन और उनका पावर इनके सर पे चढ़ गई और वो उन्हें दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी सुपीरियरिटी डिस्प्ले करना चाहते थे। दूसरे किंग्स और रूलर्स के साथ लड़ने लगे। वैश्य भी शूद्र पर अपना हक जमा कर उनकी जमीन और दौलत के भरोसे अपने आप को पावरफुल कंसिडर करने लग गए। इन सब में जो पहले से ही ऑप्रेस्ड शूद्रास थे वो अपनी ड्यूटीज को पीछे छोड़कर ऐसे कामों में उलझ गए जो समाज के लिए अच्छे नहीं थे। लाइंग, स्टीलिंग, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। इस पुराने वैदिक वर्ण सिस्टम का समय के साथ कास्ट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इन 4 वर्णा को छोड़कर जो अनटचेबल्स थे उनकी हालत तो और बदतर होने लग गई। उन्हें इस तरह के टास्क दिए जाते थे जिसमें उन्हें टॉयलेट साफ करना होता था या डेड बॉडी एनिमल्स की उठानी होती थी। जिस कुएं से ब्राह्मण पानी पिया करते थे उस कुएं के पास से गुजरना भी उन्हें अलाउड नहीं था। मंदिर या किसी ऐसी जगह जाना जहां ऊंची जाति के लोग हों बहुत दूर की बात है। इस इविल सिस्टम ने इंसानों के बीच भेदभाव को एक अलग लेवल पर बढ़ा दिया। फिर इस पूरे सिनेरियो में एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने इंडिया के सबसे वल्नरेबल पॉइंट पर ही अटैक किया। दे मेड श्योर टू डिवाइड द ऑलरेडी डिवाइडेड सोसाइटी एंड देन टर्न अस इनटू देयर स्लेव्स। और इस काम की शुरुआत करने के लिए उन्होंने पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम जो कि ऑलरेडी फेल हो चुका था उसको डिकोड करने की कोशिश की। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी सिस्टम के बारे में
कहीं नहीं सुना था। W.R. कॉर्निश मद्रास प्रेसिडेंसी के सेंसस ऑपरेशन के सुपरवाइजर थे और उन्होंने इंडिया में मौजूद तरह तरह के कास्ट को एड्रेस करते हुए 1871 में कुछ ऐसा कहा था। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कास्ट वी कैन प्लेस नो रिलायंस अपॉन द स्टेटमेंट्स मेड इन द हिंदू सेक्रेड राइटिंग्स। Whether there was ever a period in which the Hindus were composed of 4 classes is exceedingly doubtful. लेकिन कास्ट सिस्टम के इस डाइवर्सिटी को एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन में बदलने का काम अर्ली 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट का सिग्निफिकेंस तब ज्यादा बढ़ गया था जब ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम को एज अ डिफाइनिंग फीचर यूज करना शुरू कर दिया। अपनी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने एक घिसी पिटी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए इंडियंस को 4 वर्ण सिस्टम में ही फिट करने की कोशिश की। प्री कॉलोनियल इंडिया में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता था उसे और रिजिड बनाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया और वो भी ब्राह्मण्स की मदद लेकर। वैरन हेस्टिंग्स जो कि ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने 11 ब्राह्मण्स को हायर किया था। He wanted them to draft a हिंदू कोड। इस हिंदू कोड की मदद से ब्रिटिशर्स हिंदूज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके सो कॉल्ड सोशल ऑर्डर लाना चाहते थे। लेकिन इन 11 ब्राह्मण्स ने वैदिक स्मृतिज को पूरे हिंदू कम्युनिटी पर अप्लाई करते हुए और कभी-कभी उन टेक्स्ट को मिस इंटरप्रिटेट करते हुए हिंदू कोड को ड्राफ्ट किया। 1860 और 1920 के बीच ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम को अपनी गवर्नेंस में इंक्लूड करते हुए कई ऐसी चीजें की जिसकी वजह से समाज में मौजूद 2 कम्युनिटीज के बीच दरारें और बढ़ने लग गई थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसमें अपर क्लास जमींदार्स पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे और ब्रिटिशर्स की गुलामी करते थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपने अनजस्ट रूल को जस्टिफाई करते हुए इंडिया की बैकवर्डनेस को दुनिया के सामने लाने का जरिया बनाया। एंड टुडे इज द प्रूफ दैट दे डिड सक्सीड, सैडली। हां, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले की दुनिया ने एक्सपेक्ट किया था कि साल 2023 तक हवा में उड़ते हुए कास्ट तो जरूर नजर आएंगे, बट द रियलिटी हैज टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेड। हवा में कास्ट तो नहीं है, लेकिन कास्टिज्म और हेट्रेड तो जरूर मौजूद है और सैडली काफी पॉलिटिशियंस और चुनाव की वजह से बढ़ता भी जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने आजादी मिलने से पहले कई लोगों ने इस रीइंफोर्स्ड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। उनमें से एक नाम ऐसा था जो आज पूरी दुनिया जानती है। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिमसेल्फ अ दलित। 1891 में यानी कि 1891 में जब उनका जन्म हुआ तब उनके ऊपर कास्ट सिस्टम के लेबल की तरह चिपक गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्सट्रीम कास्टिज्म का शिकार होना पड़ा। सतारा के लोकल स्कूल में उन्होंने एडमिशन तो मिल गया था, बट ईच डे स्कूल वॉज नथिंग लेस देन अ टॉर्चर, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन्हें क्लास में अलग से मैट बिछाकर बिठाया जाता था। उनकी किताबों को दूसरे बच्चे या टीचर्स छूते भी नहीं थे और पानी पीना भी उनके लिए एक चैलेंज बन गया था, बिकॉज ही वाजंट अलाउड टू टच द वाटर। कैन यू बिलीव दिस? वो दिया जाता था दूसरे सर्टेन डिस्टेंस से। अगर पानी देने के लिए कोई ना हो तो उन्हें कई बार प्यासा ही रहना पड़ता था। जरा इमेजिन कीजिए उस बच्चे की सिचुएशन। लेकिन इन सारी हार्डशिप्स के बावजूद भी उन्होंने अपना बचपन गुजारा और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की। आगे जाकर उन्होंने आखिर तक कास्ट सिस्टम जैसे इविल को इंडियन सोसाइटी से हटाकर इक्वालिटी यानी समानता पर बटे समाज को एस्टैब्लिश करने की 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके महाड़ म्यूनिसिपालिटी को एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वहां का लोकल वाटर टैंक हर किसी को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल कास्ट। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए 3 आइडियल से इंस्पायर होके उन्होंने भी इंडियन सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेशन फ्री कंट्री बनाने की कोशिश की। लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करके उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग सामने रखी, लेकिन इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी ने अपोज किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि सिर्फ डिप्रेस्ड कम्युनिटीज के लोग ही इन इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। 15 अगस्त 1932 को बाबा साहब ही ये डिमांड पूरी कर दी गई, लेकिन ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंचते ही उन्होंने मरते दम तक भूख हड़ताल करने के लिए ठान ली। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से हिंदूज के बीच का डिवीजन और सॉलिडिफाई हो जाएगा। दोनों पर्सनैलिटीज पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी की हेल्थ कंडीशन सीरियस होने लग गई तब बाबा साहब को हार मानते हुए अपने डिमांड्स को वापस लेना पड़ा। द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नेम्ड एज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कहा जाता है इसे। द पैक्ट ensured reserved seats for Dalits in the legislature instead of separate electorates. सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैंसिल होने की वजह से एज अ कॉम्पेंसेशन रिजर्व्ड सीट्स के नंबर को भी बढ़ा दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम इट्स ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। कास्ट सिस्टम को अप्रूव करने के लिए धनुष्य और बाण यानी कास्ट रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन को उठाकर कास्टिज्म पर निशाना लगाकर उसे इंडियन सोसाइटी से हमेशा के लिए निकालने की कोशिश की गई। डिप्रेस्ड पॉपुलेशन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए लोकसभा के 543 सीट्स में से 84 सीट्स
SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और 47 सीट्स ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिए गए। भारत के संविधान में छपे आर्टिकल 15 और 16 कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक शील्ड बन गए। आर्टिकल 15 ये स्टेट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आई एम श्योर आपने मूवी देखी होगी। और आर्टिकल 16 ये स्टेट करता है कि स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आई रिपीट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन के अलावा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC के लोगों को रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। 2019 तक सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के बेसिस पर रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन उस साल हुए 103rd अमेंडमेंट के तहत अब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के बेसिस पर भी सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ST के पास है 7.5% रिजर्वेशन, SC के पास है 15% रिजर्वेशन, OBC के पास है 27% रिजर्वेशन एंड EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के पास है 10% रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल रिजर्वेशन हो गया है 59.50%। इतनी सीटें रिजर्व होती है। इन रिजर्वेशंस की वजह से डिप्रेस्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लग गया। लेकिन इस पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए कई स्केप्टिक्स ने कहा है कि आज की तारीख में कास्ट रिजर्वेशन का ये कॉन्सेप्ट बकवास है, इररिलेवेंट है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए हमने पॉइंट आउट किए हैं कुछ लूप होल्स जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। 1990 में यानी कि 1990 में कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ मंडल कमीशन प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन क्यों? 49% रिजर्वेशंस की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स कैंडिडेट्स के बर्थ के बेसिस पर दिए जा रहे थे, ना कि मेरिट्स के बेसिस पर। 2006 में भी ऐसे सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे। वजह वही थी, प्रोटेस्टर्स जो थे वो ज्यादातर फॉरवर्ड क्लास को बिलोंग करते थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट्स मेरिट्स को कूड़े में डालकर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बना रही है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को एंड करते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक माइक ड्रॉप जवाब दिया। A meritorious candidate is not merely one who is talented or successful, but also one whose appointment fulfills the constitutional goals of uplifting members of the SCs and STs and ensuring a diverse and representative administration. इसके अलावा कुछ लोग कास्ट रिजर्वेशन को हटाने की बात करते हैं, क्रीमी लेयर को हाईलाइट करते हैं। क्रीमी लेयर आखिर क्या होती है? आपने अगर बरगद के पेड़ को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि उसके नीचे कोई और पेड़ या पौधा बड़ा नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टिंट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी और धूप बरगद का पेड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उस छोटे प्लांट्स को वीक करने लगता है। अब समझिए कि बरगद का पेड़ यानी कि डिप्रेस क्लास में से ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली एडवांस हैं, यानी कि शायद वो रिजर्वेशन का फायदा भी उठा चुके हैं, दे कॉन्स्टिट्यूएट द फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। और वो छोटे पेड़ और पौधे जो बरगद के पेड़ की वजह से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, वो उसी बैकवर्ड क्लास के लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स हैं। इस एनालॉजी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। रिजर्वेशंस की बात की जाए तो ज्यादातर केसेस में बेनिफिट्स इस क्रीमी लेयर को ही मिलते हैं, उसको नहीं जिसको इस रिजर्वेशन की एक्चुअली जरूरत है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ऐसे डिप्रेस्ड कास्ट के बच्चों को रिजर्वेशंस नहीं दिए जाते जिनके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए 8 लाख से ज्यादा हो। लेकिन इस एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के लिए कई लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। एक एग्जाम्पल है फेक इनकम सर्टिफिकेट्स बनाने का। इस वजह से जिन्हें असल में मदद की जरूरत होती है उन्हें बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाते। इसके अलावा कई सारे पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक को खुश करने के मोटिव से रिजर्वेशंस लेकर आते हैं या फिर चुनाव में भी इसका वादा करते हैं। There is no actual motive to better this condition of those who are in need. Annihilation of caste में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मेंशन किया है कि कैसे डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग जिन्हें अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था, उनके गले में एक बर्तन और कमर पर झाड़ू बांधकर बाहर निकलना पड़ता था ताकि उनकी थूक जमीन पर ना गिरे और उनके पैरों की धूल किसी अपर क्लास इंसान की सो कॉल्ड प्योरिटी को पोल्यूट ना करे। ये तो फिर भी बहुत पुरानी बात है। पिछले 5-10 सालों को देखिए, हम मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में अपने घरों के अंदर बैठकर ये आसानी से बोल देते हैं कि अरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गई गुजरी बात है यार, अब कोई नहीं करता। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना एक्टिव है ये उन 1,40,000 दलित्स को पता है जिन्हें 2018 से 2020 के बीच में वायलेंस का शिकार होना पड़ा। ये नंबर्स भी इस डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं भाई, क्योंकि कई केसेस में तो FIR दर्ज ही नहीं हो पाती है। आप बस गूगल पर डालिए दलित किल्ड फॉर, ऐसा टाइप कीजिए और सर्च करने से पहले ही आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केस हॉरर की बहुत सारी झलक दिख जाएगी, विच इज वेरी सैड। जॉन रॉल्स का एक फेमस कोट है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द चेन वी शुड स्टार्ट विद स्ट्रेंथनिंग इट्स वीकेस्ट लिंक। सही तो बात है। अगर हमें पता है कि सालों से कास्टिज्म का शिकार हुए इन डिप्रेस्ड क्लासेस को सिर्फ रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन की वजह से डेवलपमेंट का रास्ता दिखना शुरू हो जाए
तो वही एक उम्मीद है जिससे शायद आने वाले सालों में इंडिया एक कास्ट फ्री कंट्री बन जाएगा। आज के वीडियो का ये टॉपिक काफी डिबेटेड है, लेकिन 74th रिपब्लिक डे के इस ऑनर में मैं इस डिबेट को इनिशिएट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस बारे में बात करें एक्चुअल प्रॉब्लम्स की, ना कि झगड़ा करें, तभी तो हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, सब्सक्राइब नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। और हाँ, एक बात और, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी इसकी जरूरत है। लेकिन मेरा ऐसा यह भी मानना है कि हमें रिजर्वेशन के सिस्टम को कुछ चेंज करने की जरूरत है, ताकि वाकई में वो लोग जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, रिजर्वेशन उन तक पहुंचे और विकास पूरे इंडिया का हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।